Hello guys, welcome to Elite Study. So today we will go through our next chapter that is processor and memory. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर एक ऐसी सर्किटरी है या एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं। तो प्रोसेसर के टू पार्ट्स होते हैं, एक ALU और दूसरा क्या होता है CPU। तो ALU में हमने जैसे पढ़ लिया सारे के सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कहाँ होते हैं, ALU के अंदर। और जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद हमारा प्रोसेसर क्या काम करता है, कोई भी इनपुट को लेता है। ठीक है, उस इनपुट को जो भी इसका इनपुट का कुछ रिजल्ट बनेगा वो हमें प्रोवाइड करके देगा। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारे गेट्स होते हैं, मल्टीपल गेट्स। ठीक है, मल्टीपल गेट्स का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें कुछ बिट्स की कॉम्बिनेशंस मिलते थे। ठीक है, उन बिट्स से हमें पता है कि कोई एक नंबर बनता था। जैसे ये कॉम्बिनेशन किसका है, ये 5 का है। ठीक है, जो ह्यूमन रीडेबल 5 है, और जो इन सिस्टम में ये कैसे स्टोर होगा 0101 इस फॉर्म में। तो ये सारे के सारे काम कहाँ होते हैं, प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो जो प्रोसेसर होता है ये करता है, किसी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है मेमोरी से और उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और हमें पता है इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी होती हैं। जैसे मान लो ये मेरी रैम है, तो रैम के अंदर मेरी क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा ये क्या करेगा, वन बाई वन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये पूछा जाता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, जैसे अब ये क्या है, एक प्रोग्राम है, इसकी वन बाई वन इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के पास जा रही है और माइक्रो प्रोसेसर इसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वन बाई वन क्या करता है वो, स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमें लगता है कि एक कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया माइक्रो प्रोसेसर की जो 3 टाइप्स ऑफ बसेस हैं। बसेस कितनी तरह की होती है माइक्रो प्रोसेसर के पास। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के पास 3 तरह की बसेस होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी एड्रेस बस। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है हमारी डाटा बस, थर्ड पे आती है हमारी कंट्रोल बस। तो कई बार ये पूछा था कि एड्रेस बस मतलब किस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो एड्रेस बस है जो वो क्या है, यूनी डायरेक्शन है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल है। इसका क्या मतलब है कि जो भी एड्रेस होगा वो हमारा रैम से उठकर कहाँ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। ठीक है, जितने भी एड्रेसेस होंगे वो सारे के सारे इस फॉर्म में जाएंगे, मतलब मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं, और ये क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल बस होती है, कि मतलब इसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी डाटा बस। तो डाटा बस क्या होती है, हमें पता है डाटा हम माइक्रो प्रोसेसर के पास भी लेकर जाते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर अगर हमें कोई रिजल्ट देता है तो रिजल्ट भी हम स्टोर करते हैं किसी मेमोरी, मतलब रैम में स्टोर कर लेंगे मेमोरी में। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे। तो हमें पता है जब तक हमारा सिस्टम रन हो रहा होता है तो जो जो भी हमारा काम चल रहा होता है वो कहाँ पे चलता है, रैम में, जब तक हम उसे किसी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव ना कर लें। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ स्टोर करेगा, किसी ना किसी रैम की लोकेशन में स्टोर करेगा। ठीक है, तो वो तभी क्या होती है, जो हमारी डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, कि मतलब माइक्रो प्रोसेसर से रैम में भी डाटा जाएगा, रैम से माइक्रो प्रोसेसर के पास भी डाटा आएगा। उसके बाद थर्ड आ गई हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करते हैं, जितने भी हमारे रीड या राइट के ऑपरेशन होंगे ना, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, बसेस को ऑन या ऑफ करेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल बस। मतलब एक तरह का क्या करेगा, कंट्रोल करके रखता है। जैसे मतलब कोई एक टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, जैसे मतलब A+B हो रहा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ए किसी ना किसी मतलब मेमोरी के अंदर पड़ा होगा। मान लो एक मेमोरी है, ठीक है, ये ए और ये बी है, तो ये ए और बी इन द फॉर्म ऑफ कोई एड्रेस होगा। ठीक है, जैसे वो 1001 मान लो एड्रेस, इसका मान लो 1002। तो ए में मान लो 10 पड़ा है, बी में मान लो 20 पड़ा है। तो जब ए और बी होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये डाटा कहाँ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पे क्या होगा कि डाटा क्या होगी, पहले तो इंस्ट्रक्शन 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर फैच करेगा। फैच का मतलब अपने पास लेकर आएगा कि क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो टास्क में क्या आएगा, हम एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं A+B की। सेकंड में उसको वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब कि वो समझेगा कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ये तो हमें समझ आ रहा है ना, A+B हम कर रहे हैं, तो उसको डिकोड करने का मतलब क्या है, ये समझेगा कि ये इंस्ट्रक्शन करना क्या चाहते हैं। ये करना चाहती है किसी किन्हीं 2 वेरिएबल को ऐड करना चाहती है। ठीक है, थर्ड स्टेप पे वे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, डिकोडिंग में वो क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि ये डाटा है कहाँ पे पड़े हुए। जैसे मान लो यहाँ पे 1001 पे पड़ा हुआ था, तो ये करेगा 1001 पे
तो पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी रीड का जो सिग्नल होगा, कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, एक कंट्रोल सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर जनरेट करेगा कंट्रोल बस की हेल्प से। वो क्या करेगा, रीड। रीड में क्या होगा, जो भी हमारा डाटा इस लोकेशन में पड़ा होगा ए के अंदर, जैसे यहाँ पे 10 पड़ा है, इसको रीड करेगा। रीड का मतलब क्या होगा, रीड का मतलब होगा, रीड का मतलब होगा जो भी डाटा होगा वो मतलब रैम से उठकर कहाँ आएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा, इसको हम बोलते हैं रीड। तो जैसे रीड होगा तो ए की वैल्यू कितनी है 10, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। उसके बाद अर्थमेटिक होगा तो बीच में आएगा प्लस। उसके बाद सेकंड ऑपरेशन, सेकंड जो कंट्रोल बस होगी वो भी क्या होगी, रीड की, क्योंकि अभी वो डाटा रीड कर रहा है। तो सेकंड भी आ जाएगी, फिर इंस्ट्रक्शन उस मतलब डाटा आ जाएगा उसके पास, माइक्रोप्रोसेसर के पास। तो 10 + 20 वो एडिशन परफॉर्म करेगा। तो 10 + इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30। तो जैसे ही 30 रिजल्ट आ गया, अब वो क्या करेगा, कंट्रोल बस में एक सिग्नल जनरेट करेगा, उसको बोलते हैं हम राइट सिग्नल। राइट का मतलब अब हम क्या करेंगे, रैम में कहीं ना कहीं जाके इस 30 को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम उस 30 को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट सिग्नल को ऑन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्क करता है ये सारा का सारा सिस्टम हमारा प्रोसेसर के अंदर। उसके बाद आगे जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है वो मतलब 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो मैं अभी बताया, मेमोरी रीड। मेमोरी रीड का मतलब क्या है, जो भी मतलब हमारे मेमोरी के अंदर डाटा, मतलब जो हमारी रैम या फिर कोई मेमोरी होगी, ठीक है, जैसे रैम के अंदर पड़े होते सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी हमारे मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेकर आएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, उसको हम बोलते हैं मेमोरी रीड। ठीक है, ये लिखा जाएगा रीड इंस्ट्रक्शन और डाटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से लेकर आएगा माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम क्या बोलते हैं, रीड ऑपरेशन बोलते हैं। राइट को, राइट क्या बोलेंगे हम, माइक्रो प्रोसेसर से हम मेमोरी में लेके जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी राइट वो हो गया। आईओ रीड वो होता है जो हम कोई इनपुट या इनपुट डिवाइस से, ठीक है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं, किसी डाटा को रीड करते हैं। ठीक है, और आईओ राइट क्या हो गया, आईओ राइट में क्या होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हम क्या करते हैं, डाटा को मतलब सेंड बैक करते हैं। जैसे हम मॉनिटर पे कुछ चीज़ डिस्प्ले करते हैं तो वो किस में आएगा, आईओ राइट से। आईओ रीड में जैसे हम किसी कीबोर्ड, ठीक है, या फिर किसी भी माउस, ठीक है, तो ये सारी सारी डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये सारी की सारी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इनपुट आउटपुट से क्या रीड आया, क्या राइट हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे ऐसे टास्क परफॉर्म होते हैं। उसके बाद आ गया मशीन साइकिल। मशीन साइकिल होता है कि मतलब कितना टोटल टाइम लगता है एक प्रोसेसर को एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन जैसे मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाटा को मतलब मान लो ए, ठीक है, मतलब एक्चुअल में कितना होगा, सिस्टम में 1000 एक लोकेशन होगी। ठीक है, इसको मैंने मान लो अभी समझाने के लिए ए नाम दे दिया, तो इसमें डाटा पड़ा है। तो जब मैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो जितना टाइम इस डाटा को मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास आने के लिए लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मशीन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया, नेक्स्ट आ गया इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है कि जितना टाइम एक इंस्ट्रक्शन को, फुल एक पूरी इंस्ट्रक्शन होगी, उसको एक एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैंने अभी इंस्ट्रक्शन बताई थी आपको, A+B नॉर्मल, ये क्या एक इंस्ट्रक्शन है। अब कंप्यूटर में ये इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में नहीं होगी, कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज में मान लो ऐसा होगा ऐड बी। तो ऐड बी का एक्चुअल मतलब क्या होगा सिस्टम में, इसका मतलब होगा एक रजिस्टर होता है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर के पास जो फर्स्ट हमारा, जैसे मान लो कि कोई दो डाटा पड़े हैं 20 और 30, तो जो हमारा 20 होगा सबसे पहले हम कहाँ लोड करेंगे, ए में। ठीक है, कोई ए रजिस्टर होगा उसके अंदर लोड करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, 20। और जो बी होगा, बी में क्या वैल्यू पड़ेगी, 30 वैल्यू पड़ेगी। तो एक्चुअल में ये इंस्ट्रक्शन क्या हो गई, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, A+B। तो ए में पहले से 20 पड़ा है, फिर प्लस बी, बी में क्या है 30, तो ये रिजल्ट हमें क्या 50 देगा। और जो ये 50 होगा ये फर्दर, एक्यूमुलेटर की यही खासियत है कि जो भी रिजल्ट आता है वो फर्दर इसको होल्ड भी करते हैं अपने पास। ठीक है, तो जो A+B का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में फिर से स्टोर होगा, वो क्या है हमारा 50। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करते हैं कि कितना एक, मतलब मैंने बताया कि कितनी एक इंस्ट्रक्शन एक पूरे के पूरे ऐसे मतलब A+B को फुली मतलब एग्जीक्यूट, मतलब फैच होने से एग्जीक्यूशन तक कितना उसको टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्शन फैच होती है। फैच का मतलब क्या है, मतलब रैम से वो कहाँ जाती है, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है। फिर आता है डिकोड। ठीक है, डिकोड में क्या करता है वो, इस जो भी इंस्ट्रक्शन आई होगी, ठीक है, A+B हमें तो पता है, पर वो इसको इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी समझेगा कि उसका क्या मतलब, उसकी बाइनरी मतलब क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब मान लो कि दो ऑपरेशन थे 20 + 30, तो ये जो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं इसका रिजल्ट कितना है 50।
ठीक है। तो और प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मैंने बता दिया क्या उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद आ गया फैच। ठीक है, फैच वही मैंने बता दिया कि क्या करता है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो लेकर आता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। जैसे एड्रेस रजिस्टर हो गया, वो एड्रेस को होल्ड करेगा। डाटा रजिस्टर है, वो डाटा को होल्ड करेगा। तो जैसे जो भी फैच होगा, तो फैच में क्या है, इंस्ट्रक्शन को हम लेकर आते हैं, तो इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करेगा। उसके बाद डिकोड करते हैं। ठीक है, डिकोड का मतलब वही इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि नॉर्मल समझ लो कि मशीन उसको समझने के लिए अपने हिसाब से डिकोड करेगी 0101 की फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग करना। और एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंस्ट्रक्शन का मतलब है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। जैसे मतलब कोई अर्थमेटिक, जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे, जैसे 0101 इसको हम 1010 से एडिशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, तो इसको वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में सेव कर लेगा एफ को। और जो हमारा फिर उसके बाद हम एक इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। ठीक है, कि इसको मतलब स्टोर करो किसी मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन होती है STR। उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस देते हैं उसका। ठीक है, तो मान लो ये 2000 के अंदर जो भी ये रिजल्ट आया एफ, वो क्या करेगा, 2000 के अंदर एफ को स्टोर कर लेगा। ऐसे ऐसे करके ये सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स देख लो कि इंटेल का जो 404 था, जो हमारा वर्ल्ड का सबसे पहला कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर था ना, वो 404 है। उसके बाद ये पूछा था कि ये था हमारा 4 बिट का था। ठीक है, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद जो 8 बिट आया, 8 बिट है हमारा 8008। ठीक है, जो 8 बिट है वो हमारा कौन सा है, इंटेल का 8008। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर 404 था, ये 1971 में आया था। अब यहाँ पे आती हैं ये कुछ ट्रैप और INTR। ये क्या है, इंटरप्ट। ठीक है, ये होती है हमारी इंटरप्ट, मतलब इंटरप्ट की वो होते हैं, सिग्नल्स होते हैं एक। ठीक है, इंटरप्ट मतलब आपको ऐसे समझ लो, इंटरप्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि जब तक हम सिस्टम में कुछ, जैसे मान लो कि मैं कोई टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं लिख रहा हूँ ABCDEF। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कीबोर्ड से कोई वैल्यू प्रेस कर रहा हूँ, की से मैंने A प्रेस किया। तो जैसे मैं एक प्रेस करता हूँ ना, तो ये क्या एक तरह का इंटरप्ट चला गया उसको, कि सिस्टम अपना कुछ भी, माइक्रोप्रोसेसर अपना कुछ काम कर रहा होगा ना बैक एंड में, जैसे प्रोसेसेस चलती हैं बैक एंड में। तो जैसे मैंने A प्रेस कर दिया, तो माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले प्रायोरिटी देगा मेरे इस सिस्टम, मतलब जो मैंने प्रेस किया ना उसको प्रायोरिटी देगा। जैसे मैंने A प्रेस किया, तो वो अपना काम होल्ड पे रख देगा। ठीक है, अपना काम होल्ड पे रख देगा। और जैसे मैंने A प्रेस किया, तो वो सबसे पहले हमारे जो मॉनिटर स्क्रीन पे है A डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इस तरह इस इन इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। तो इंटरप्ट भी दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंटरप्ट देते हैं और एक हार्डवेयर की हेल्प से इंटरप्ट देते हैं। तो ये ट्रैप और INTR, ये दोनों क्या है, हमारे हार्डवेयर के इंटरप्ट हैं। ठीक है, ट्रैप और INTR, इनमें प्रायोरिटी पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब ये होगा कि अगर इन ट्रैप मतलब ये ट्रैप एग्जीक्यूट हो गया, तो इसका मतलब जो भी कुछ भी काम माइक्रोप्रोसेसर कर रहा होगा ना, वो उसको जो भी मतलब इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो सबसे पहले इसको इसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बाकी उसको जितना भी इंपॉर्टेंट टास्क करना कर रहा होगा ना वो भी उस टाइम पे, उसको उस चीज़ को होल्ड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके आगे INTR। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कम होती है, तो वो अगर माइक्रो ऐसे अपना इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो INTR को थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट कर सकता है। पर जब ट्रैप आ गया, तो उसको सबसे पहले अपने सारे काम छोड़ के ट्रैप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी से क्या मतलब है, लोएस्ट प्रायोरिटी से क्या मतलब है। उसके बाद ये आगे फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस 1974। ठीक है, ये कौन सा था, 8008। इसको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। उसके बाद जो 16 बिट था सबसे पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं 8086। ठीक है, 8086। और जो ये 8085 था, ये भी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, ये कौन सा था, सेकंड नंबर का था। फर्स्ट नंबर का था, ये था हमारा 8008। इसको ध्यान में रखना। और जो फर्स्ट ऑप्टिकल डिस्क थी, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क इसने क्रिएट की थी जेम्स टी रसल ने। उसके बाद ये देखो, ये वही हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया। ये मैंने अभी समझा दिया इंटरप्ट क्या होता है, कि एक सिग्नल होता है जो मतलब CPU को दिया जाता है किसी एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर मतलब इंटरप्ट बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी मतलब काम परफॉर्म कर रहा होगा माइक्रोप्रोसेसर, उसको होल्ड में रखना पड़ेगा। और जो भी इंटरप्ट आएगा, जैसे मैंने अभी कीबोर्ड का एग्जांपल दिया, जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर में चाहे कुछ भी काम परफॉर्म कर रहा हो, जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो हमें डिस्प्ले तो होना चाहिए ना, डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर।
तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा, बाद में अपना जो भी बैकग्राउंड की प्रोसेसेस है उनको करेगा। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरप्ट बोलते हैं। और हार्डवेयर इंटरप्ट तो हम समझ गए, हार्डवेयर तो हम अपने हार्डवेयर की तो हेल्प से देते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या आते हैं, जो सॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर मतलब अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा जो इंटरप्ट्स आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्या होगा कि नहीं, जो काम हम हार्डवेयर से कर रहे थे वही किसी न किसी जैसे मान लो सॉफ्टवेयर में कुछ कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले हाँ मतलब माइक्रो प्रोसेसर को उन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मतलब उसका कुछ टास्क आ गया, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, मान लो कोई यूज़र किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है, फिर बाद में फर्दर उसको उसने बैकग्राउंड में रख दिया और जो एक और मतलब सॉफ्टवेयर है उसको रन कर रहा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो किसको देगा, जो नंबर वन पे उस पर मतलब जो उसको फोरग्राउंड पे चल रहा होगा, मतलब उसको जो दिख रहा होगा बेसिकली, जिस पे वो काम कर रहा होगा, तो उस वो क्या करेगा, यहाँ से इंटरप्ट भेजेगा कि अभी तू इस सॉफ्टवेयर का काम कर, इसको बैकग्राउंड में रहने दे, अभी इसका काम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दे। तो इस चीज़ को बोलते हैं इंटरप्ट। फिर आ गया मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। ठीक है, मास्केबल वही हो गया जो हम क्या करते हैं, जो मास्केबल क्या होगा, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जो हमारा ट्रैप है ना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये क्या आ गया, मास्केबल इंटरप्ट आ गया। ठीक है, और जो नॉन मास्केबल इग्नोर मतलब सॉरी मास्केबल होते हैं इनको हम इग्नोर क्या बोलते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जो हमारा INTR हो गया, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने नॉन मास्केबल समझा था। तो जो हमारे मास्केबल होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे INTR। और जो नॉन मास्केबल होते हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे ट्रैप। इनके एग्जाम्पल लिखना इनके नीचे। ठीक है, INTR और इसका क्या होता है, ट्रैप। इन चीज़ को लिख लेना, कई बार ये पूछी जाती है। उसके बाद फर्दर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया, एक सेकेंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया डाटा ट्रांसफर स्कीम्स। तो डाटा ट्रांसफ़र का मतलब हम समझ गए कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, कि ट्रांसफ़र हम क्या कितने में कौन कौन से डिवाइसेस में कर सकते हैं, हम इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को, दूसरा मेमोरी में, तीसरा माइक्रो प्रोसेसर में। तो जब डाटा ट्रांसफ़र करने की जो कुछ स्कीम्स होती हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोग्राम्ड और DMA में। क्या ये मैंने बताया भी था DMA कैसे काम करता है। तो प्रोग्राम्ड और DMA में, तो जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जिसके द्वारा सारे के सारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है IO डिवाइसेस की हेल्प से। अब आपको इसको मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे पहले मैं प्रोग्राम का बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मान लो ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, ये मेरी मेमोरी है। ठीक है, ये मेरी मेमोरी है। ठीक है, और ये मेरा कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मान लो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लो कि मुझे क्या करना है, अपने फ्रेंड को मूवी सेंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, USB लगाऊंगा यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट में। ठीक है, मैंने क्या करी, यहाँ पे USB लगा दी। तो प्रोग्राम IO में क्या होता है, जैसे मैं इनपुट आउटपुट लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि मुझे क्या करना है, कोई डाटा को क्या बोलते हैं, मुझे कोई डाटा अपने इसमें USB में डालना है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी मेमोरी में रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेमोरी में उस लोकेशन पे जाएगा, उस लोकेशन पे कुछ मूवी पड़ी होगी। ठीक है, मान लो 200 MB की मूवी है। ठीक है, 200 MB की मूवी पड़ी है, तो वो मेमोरी में रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर मेमोरी से कहाँ लेकर आएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास लेकर आएगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर से कहाँ पे सेंड करेगा, वो इनपुट आउटपुट यूनिट में। ठीक है, मतलब मेरे USB में सेंड करेगा। तो ये कौन सा कंसेप्ट हमारा, प्रोग्राम का। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक मेमोरी में जाएगा, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब है कि वो यूज़र कौन सी मेमोरी में कौन सी मूवी को लेना चाहता है, उस मूवी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको उस मतलब USB में सेंड करता हूँ। ठीक है, ये कौन सा हमारा कंसेप्ट आ गया, प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा मतलब बिजी रखता है, कि माइक्रो प्रोसेसर अपने सारे बाकी टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, और माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा यूटिलाइज करता है जो हमारा प्रोग्राम। और दूसरा आ गया हमारा DMA। तो DMA में कुछ नहीं होता, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और यहाँ पे एक हार्डवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, और मान लो ये हमारी क्या है, मेमोरी है। ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, और ये मान लो ये हमारा क्या, इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो अब इसमें क्या होता है, DMA में ये क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा डायरेक्ट, ये रिक्वेस्ट भेजेगा DMA को। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा इसको, जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आई, ये क्या करेगा, ये बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर के कि मेरे पास एक डिवाइस की रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होता है एक बसेस की हेल्प से। ठीक है, जैसे हमने बसेस पढ़ी ना,
कि ये क्या एक डाटा बस है, ठीक है। डाटा बस से क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी हो गया, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। उसी तरह ये बस यहाँ से इनपुट आउटपुट को कनेक्ट होगी, इनपुट आउटपुट से मेमोरी में जाएगा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जाएगा। ये सारे के मतलब बसेस आपस में कनेक्टेड है। तो डीएम में क्या करेगा, इसको माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि कुछ टाइम के लिए तो अपना और टास्क परफॉर्म कर ले, मेरे को क्या कर, ये बस मतलब जो ये बस लाइन है ना, ठीक है, ये जो बस लाइन है इसको मेरे को फ्री कर दे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये बोलेगा कि जो ये बस लाइन है इसको तू क्या कर दे, इसको क्या कर, फ्री कर दे। तो जैसे ही ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलेगा, इसको बोल देगा ठीक है भाई तू यूज़ कर ले, ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे इसके पास एक्सेप्टेशन की रिक्वेस्ट आ गई तो ये क्या करेगा, जो इनपुट आउटपुट यूनिट है इसको बोलेगा हाँ भाई अब तू क्या कर, ठीक है, इसको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ भाई अब तू क्या कर, जो भी तेरे को डाटा लेना है, मूवी लेनी है, तो डायरेक्टली क्या कर, उससे मेमोरी से उठा और अपने पास ले ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो भी डाटा होगा अब माइक्रो प्रोसेसर के पास ना जाकर सीधा डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इनपुट आउटपुट यूनिट में जाएगा। तो इससे सबसे पहले क्या फ़ायदा मिला, जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन थी, ठीक है, यूटिलाइजेशन थी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, यूटिलाइजेशन कम होगी। और क्या बोलते हैं, जो एफिशिएंसी बोलते हैं, इससे क्या हुआ, जो हमारी फाइनल एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी है वो क्या इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हम जो हमारा डीएमए कंट्रोल है तो हम उसको तो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया, उसके बाद यहाँ पे है कि जो सिलिकॉन आइसोलेट सिलिकॉन को किसने डिस्कवर किया था 1824 में, इसने किया था वर्जीलियस ने, ठीक है। और जो निकोला टेस्ला, ये हमें सभी को पता है इलेक्ट्रीशियन था, मतलब एक, ठीक है, इसने जो भी हमारे गेट्स और स्विचेस है ना इनको इन्वेंट किया था, लॉजिक सर्किट वगैरह, ये पूछा था कई बार। और ये मैंने बताया था जॉन वार्डन, वोल्टर और विलियम, इसने इन सब ने किसको डेवलप किया था, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इन्होंने ट्रांजिस्टर को डेवलप किया था। जो सबसे पहली आईसी थी वो किसने डेवलप की थी, वो की थी रॉबर्ट नॉइस ने, ठीक है। जो इंटेल का था, इंटेल ने सबसे पहले कब फाउंड किया गया, पहले ये पूछा जाता है 1968 में। उन्होंने क्या किया, जो सेमीकंडक्टर से, मतलब सेमीकंडक्टर से क्या किया उन्होंने, अपना एक माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बनाए थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कौन सा था, 404, ये पूछा जाता है। उसके बाद 1969 में, ठीक है, ये दोनों के दोनों किसकी है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने की कंपनी है, इंटेल और एएमडी, ठीक है। तो एएमडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस पूछा जाता है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1969 में। 1971 में जो सबसे पहला इंटेल के द्वारा बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट 404, ठीक है, ये किसने डेवलप किया था, ठीक है, ये पूछा था कि बार टेड हॉफ और उसकी टीम थी, उन्होंने डेवलप किया था। तो बेसिकली जो लीडर होता है उन्हीं का नाम आता है, तो वो टेड हॉफ था। उसके बाद इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था 8008, ठीक है। और यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये 4 बिट नहीं है, यहाँ पे आएगा 8 बिट, ठीक है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसको ठीक कर लेना यहाँ पे। और इंटेल 8080 है, ये कौन सा था, 8 बिट था। 8085 भी 8 बिट था, ठीक है। ये मतलब अपडेशन होती रही इनमें सभी में। 8086 आया, फिर वो कितना था, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। फिर 8088 था, ठीक है, ये भी 16 बिट था। इस तरह ये माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन चलती रही आगे से आगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन था जहाँ पे इंटेल प्रोसेसर यूज़ किया गया था, जो वो था डेक्स प्रो 386, ठीक है। ये क्या था, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था जो इंटेल 803 मतलब इस प्रोसेसर को यूज़ करता था। उसके बाद जो ये सारे के सारे एक बार आप गो थ्रू हो जाना, ठीक है, कि ये इस जनरेशन में ये हुआ, इस जनरेशन में ये हुआ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट उसका जैसे ये आ गया, AMD ने जो अपना फर्स्ट Phoenix X4 प्रोसेसर, ठीक है, उनकी जो स्पीड थी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ से 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक, ये कब मतलब लॉन्च किया था, 2007 में लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद क्वाड कोर, डुअल कोर, ये सारे के सारे कंसेप्ट आने लग पड़े, ठीक है। ये बार ये पूछा था कि जो एटम सीरीज़ है ना वो किसकी है, ठीक है। ये पूछा था जो एटम सीरीज़ है ना, जैसे हमारी इसकी इंटेल की चलती है, ठीक है, i3 i5, ठीक है, i7, अभी लेटेस्ट कौन सी i9 चल रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सीरीज़ पूछी जाती है, ये कौन सी सीरीज़ में, तो जो एटम सीरीज़ है ना वो किसकी है, AMD की नहीं है, वो किसकी है, इंटेल की है, इसको ध्यान में रखना।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया, उसके बाद फर्दर वही कंसेप्ट बताया हुआ AMD ने अपना जो फर्स्ट फिनिक्स 4 था, क्वाड कोर। ठीक है, यहाँ पे अब क्या कंसेप्ट आ गया, डुअल कोर। डुअल क्वाड कोर का मतलब क्या है कि इन क्वाड्स का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, मतलब एक प्रोसेसर को ना, जैसे हम बोलते हैं ना डुअल कोड, ठीक है, डुअल कोर बोलते हैं, तो होगा क्या, एक प्रोसेसर एक ही होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मतलब इस माइक्रो ये प्रोसेसर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसका अपना एक मतलब ALU CEO होगा, ठीक है, ALU CEO होगा, इसका अपना ALU CEO होगा। इसी क्या होगा कि कोई भी बड़ा मतलब मान लो कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर दो पार्ट्स में वो क्या करेगा, अलग अलग उनको एग्जीक्यूट करेगा। या फिर मान लो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मान लो मैं कुछ टेक्स्ट कर रहा हूँ किसी पे, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में कुछ और मतलब सॉन्ग चले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलग अलग टास्क मतलब दोनों उसमें सिस्टम पे रन करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों प्रोसेसर पे, इसको बोलते हैं डुअल कोर। और क्वाड कोर में क्या होगा, ठीक है, क्वाड कोर में क्या कर देगा, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसका अपना ALUC होगा, इसका अपना ALUC होगा, इसका अपना ALUC होगा, इसका अपना ALUC होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं, मतलब उसको पार्टीशन में डिवाइड करते थे। इससे क्या होता है कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी मतलब कि वो मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल हो जाता है हमारा सिस्टम। ठीक है, ये सारे के सारे। ठीक है, फिनम हो गया, या क्या था हमारा फर्स्ट क्वाड कोर था। तो हमारा ये इंटेल ने जो i7 लॉन्च किया था मोबाइल प्रोसेसर, ठीक है, 2009 में लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे उनके जब भी वो लेटेस्ट जो वो भी हुए हैं, ठीक है, इंटेल का जो 10th जनरेशन का है, ठीक है, वो i5 चिप का कई बार ये पूछा था कि उसका जो प्रीवियस वर्जन कौन सा था। ठीक है, 9600K। अब जो इंटेल के जो AMD के जो लेटेस्ट वो आए हैं, ठीक है, प्रोसेसर, वो क्या है, Ryzen 5000, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए। ये सारे के सारे लेटेस्ट इनको देख लेना, जैसे AMD का Lucene Zen 2 APU। ठीक है, ये सारे के सारे क्या लेटेस्ट प्रोसेसर हैं। अब ये क्या है कि 2021 में लॉन्च हो गए हैं ये सारे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हमने पढ़ने हैं जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें पता है इंटेल 404। ठीक है, उसके बाद इंटेल 808। ठीक है, ये कितना था, ये कितने का था, 4 बिट का, ये कितना था, 8 बिट का। ये इनमें ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। उसके बाद आ गया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया, जो हमारे इंटेल 8085, ठीक है, मोटरोला 6800, ये सारे के सारे इसमें आ गए सेकंड जनरेशन में। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आ गए हमारे जो 16 बिट प्रोसेसर थे, ठीक है, 8086, 186, 286, ये सारे के सारे किस में आ गए हमारे थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इसमें HMOS टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ठीक है, उसके आ गया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या है, जो हमारे 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर वो यूज़ करने स्टार्टिंग हो गए। ठीक है, आजकल जो हम फिफ्थ जनरेशन के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे आते हैं ना 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आता है ना कि 32 बिट की मतलब आपका सिस्टम है कि 64 बिट का आपका सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आपका 32 बिट का सिस्टम होगा तो आप 32 बिट का जो सॉफ्टवेयर होगा उसको इंस्टॉल करोगे, 64 बिट का होगा तो आप 64 बिट का इंस्टॉल करोगे। अब ये हमें कैसे लगेगा पता कि हमारा सिस्टम 32 का है या 64 का है, तो हमारी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन होती है ना, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपके सिस्टम के बारे में सारा लिखा हुआ कि सिस्टम का मॉडल नंबर ये है, ठीक है, इसमें रैम कितनी है और इसमें कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है, कितने मतलब बिट का जो मतलब उसका मतलब कितने बिट का है वो हमारा सिस्टम, ये सारा सारे स्पेसिफिकेशन वहाँ दिए होंगे। उसके आगे हमारी कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी हमें क्या पता है, एक मतलब एक मान लो एक बॉक्स मान लो मेमोरी, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मेमोरीज कितनी तरह की होती हैं, मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी। ठीक है, सो सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को हम। तो जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी। उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है, मेमोरी कितनी पार्ट्स में है, टू पार्ट्स में, एक प्राइमरी आ गई और सेकेंडरी आ गई। ठीक है, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, हम ऑक्सिलरी मेमोरी। ये पूछा था कि सेकेंडरी मेमोरी का सेकंड नाम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी। अब उसके बाद आ गया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल में हमें पता है क्या होती है, रैम। ठीक है, फिर रैम के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, ये इन्होंने वो किया है, रैम के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। ठीक है,
आपको बनाना होगा तो ऐसे बनाना, रैम, रैम के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। वोलेटाइल में क्या आ गई हमारी रैम, रैम के फर्दर टू टाइप्स होते हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम बोलते हैं इसको, दूसरी आ गई हमारी डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, स्टैटिक रैम कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक रैम जो हमारी होती है वो होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, जो कैशे मेमोरी होती है ना, जो मतलब रजिस्टर के बाद जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। और जो हमारी डायनेमिक रैम होती है, जो हमारी बेसिक रैम बनी होती है ना जो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैम। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हमारी कैशे मेमोरी बनी होती है ना वो एस रैम से बनी होती है। इसको तो यूज़ करते हैं एज अ कैशे एस रैम को, क्योंकि जो हमारा डाटा होता है ना, जैसे हमें पता है कि कैशे को जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक वो कैश, मतलब कैश मेमोरी में वो डाटा पड़ा ही होगा जो आपने बार बार यूज़ किया होगा। जैसे अपने अब हम अपने मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में जैसे मतलब एप्लीकेशन इन्फो में देखें, एप्लीकेशन इन्फो में जाकर देखें तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैशे का। तो कैशे का मतलब कि ये होता है 624, मतलब डिपेंड करता है कि किसने कितनी देर तक वो सिस्टम को ऑन रखा था। तो वो जितनी देर तक, जैसे मान लो कि किसने एक मंथ तक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही नहीं किया है और वो क्रोम को रेगुलरली यूज़ कर रहा है, तो उसको जो कैशे मेमोरी होगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 100 MB 200 MB इतनी इतनी उसकी कैशे मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन को बार बार सर्च करते हो या कुछ भी करते हो वेब पेज को, तो वो क्या करेगा, उसको कैशे में स्टोर करके रख लेगा कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप उसको मतलब देखोगे तो वो बेशक आपका नेट की स्पीड स्लो होगी पर वो क्या करेगा, उसको जल्दी जल्दी डिस्प्ले कर देगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही कैशे मेमोरी में पड़ी होगी। उसके बाद हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी आ गई। नॉन वोलेटाइल में आ गई हमारी रोम, पी रोम, ई रोम, और एक होती है ई ई पी रोम। ठीक है, एक होती है ई ई पी रोम। तो रोम में क्या होता है कि इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि अगर एक बार आपने डाटा इसमें लिख दिया, ठीक है, डाटा आपने इसमें राइट कर दिया, सॉरी, ठीक है, डाटा आपने इसमें एक बार राइट कर दिया तो वो डाटा परमानेंटली इसमें स्टोर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ गई पी आर ओ एम, ठीक है, प्रोम। प्रोम में क्या होता है कि आप क्या करोगे, डाटा को क्या बोलते हैं, स्टोर करोगे। ठीक है, इसमें भी परमानेंट, क्योंकि हाँ ये भी नॉन वोलेटाइल ही है, तो इसमें क्या करोगे आप डाटा को। ठीक है, तो रोम आप रोम में क्या होता है कि मतलब एक बार आपने डाटा लिख दिया ना तो वो क्या करेगा, उसको परमानेंटली स्टोर करेगा। तो रोम के यहाँ पे जैसे इन्होंने ये डायग्राम गलत बनाई है, तो रोम के जो आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं वो होते हैं पी रोम। ठीक है, तो जो पी रोम होता है वो एग्जैक्टली रोम की तरह ही होता है कि इसमें एक बार डाटा लिख दिया तो वो वैसे ही अपडेट नहीं होगा, मतलब एक बार लिख दिया ना तो वो डाटा वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद आता है हमारा ई पी रोम, उसके बाद फर्दर आता है हमारा ई ई रोम। ठीक है, ई ई पी रोम। ठीक है, ये रोम के 3 फर्दर आगे पार्ट्स हैं। तो जो हमारा पी रोम होता है उसको मैंने बता दिया क्या करता है, परमानेंटली डाटा स्टोर कर दिया तो उसको हम फिर फर्दर दोबारा से उसमें अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या थी, एक ड्रॉबैक थी, तो उसको उस ड्रॉबैक को किसने ख़त्म किया, उसने ख़त्म किया ई प्रोम ने। ठीक है, ई प्रोम में इसमें ये पूछा जाता है कि जो भी इसके अंदर डाटा लिखा गया होता है ना उसको हम किसकी हेल्प से मतलब इरेज करते हैं, तो वो करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेट से। ठीक है, यूवी रेज से क्या करते हैं हम डाटा को, जब इसके अंदर लिखा होता है डाटा उसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, और ये कई बार पूछा जाता है कि रोम के अंदर कौन सी जो डाटा होता है वो लिखा गया होता है। ठीक है, जो भी हमारी फर्मवेयर होती है ना, ठीक है, जो भी हमारी फर्मवेयर होता है वो सारा का सारा रोम के अंदर लिखा गया होता है। ठीक है, फर्मवेयर कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब बेसिकली जो हमारा, हमें पता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, उस प्रोग्राम का कोई ना कोई फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, जो भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी ना तो वो कहाँ पे पड़ी होगी, फर्मवेयर के अंदर पड़ी होगी। ये कुछ ज़्यादा इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, बस इतना बताना चाहिए रोम के अंदर क्या पढ़ाता है, फर्मवेयर पढ़ाता है। और फर्मवेयर के अंदर बेसिकली हमारा फर्मवेयर क्या, एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन कुछ कोड लिखा होगा, तो वो कोड कहाँ पे लिखा गया होगा, जो हमारा ओएस है ना, ओएस का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही होगी उसका कोड लिखा होगा। ठीक है, एक तरह का वो दिया होगा, रेफरेंस दिया होगा फर्मवेयर में। उसके बाद आती है हमारी ई ई प्रोम। ठीक है, ई ई पी रोम। ठीक है, ये क्या करती है, इसमें क्या करते हो आप, जो भी डाटा को इरेज करते हो ना, रोम के डाटा को उसको इरेज करते हो, जो आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ना उसको आप क्या करते हो, काफ़ी हाई रेट में उस पर उसको पास करते हो। उससे क्या होता है, जो भी उसमें डाटा लिखा गया होता है ना वो सारा का सारा क्या होता है, इरेज हो जाता है। क्या उसमें मतलब ई प्रोम में क्या करते थे हम, यूवी रेस की हेल्प से उसको डाटा को इरेज करते थे। तो जो ई प्रोम है इसमें क्या करते थे, जो हमारी
इलेक्ट्रिक पल्सेस होती है ना, उनको काफ़ी हाई फोर्स में स्ट्राइक करवाते थे, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको इरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। जैसे पी रोम का आपको लग गया होता है ई प्रोम, ये देखो, ठीक है। ये क्या करता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये मैंने बता दिया। इसमें पूछा था कि यूवी रेस की हेल्प से कौन सा मतलब ये इरेज की जाती है, तो वो होती है हमारी ई प्रोम। और ई प्रोम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है। यहाँ पे इसके नाम से लग रहा होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम हाई मतलब नॉर्मल से हाई स्पीड में मतलब स्ट्राइक करवाएंगे, ठीक है, मतलब अपने उसके ऊपर, रोम के ऊपर, तो वो क्या करेगा, उसके जो डाटा लिखा होगा उसको इरेज कर देगा, ठीक है। जैसे इसका आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे हम हमारा सिस्टम का कभी अपडेट आता है, ठीक है, जैसे मतलब हम एंड्रॉयड, जिसके पास एंड्रॉयड 10 होगा, वो एंड्रॉयड 10 से 11 में शिफ्ट होता है, तब क्या होता है कि पहले वो कुछ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। मान लो कि 2 GB का उसका अपडेट आया, तो 2 GB का वो क्या करेगा, उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करेगा। तो जैसे डाउनलोड करेगा तो वहाँ पे ऑप्शन आता है रिबूट का। तो रिबूट में एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रही होती है, रिबूट में यही प्रोसेस हो रही होती है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक मतलब अभी वहाँ पे केवल लिखा भी होता है कि आप इसको फ़ोन को स्विच ऑफ मत करना, आपका फ़ोन हीट अप हो सकता है, ठीक है। ये स्पेशली मेंशन किया होता है कि आपका फ़ोन हीट अप हो सकता है। हीट अप होने का मतलब क्या है कि वो जो इलेक्ट्रिक पल्सेस है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा मतलब फोर्स से उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही होंगी, जो इससे क्या होगा, जो हमारा फ़ोन होगा वो गर्म हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेशली लिखा होता है कि आपका फ़ोन हीट अप होगा, आपकी टेंशन ना ले, डोंट वरी, और इसको मतलब कुछ टाइम लगेगा। तो उसमें क्या करता है वो, जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, उसका जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो कहाँ पे, जो आपका रोम या उसको फर्मवेयर बोलते हैं, उसमें राइट कर रहा होगा तब, ठीक है। वो सारी प्रोसेस होती है वहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया आपका फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी हमें पता है, जैसे यूएसबी, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल यूएसबी। तो ये भी एक तरह की क्या है, ई प्रोम है, ठीक है। ये पूछा था कि फ्लैश मेमोरी, एक कई बार ये पूछा था कि फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल क्या है, तो वो हमारा यूएसबी आ गया, ठीक है। और बाकी फ्लैश ड्राइव्स आ गई, ये सारी सारी किसमें है, फ्लैश मेमोरी में है। और सबसे पहले ये पूछा आता है इसमें कि ई प्रोम क्या एक तरह की फ्लैश मेमोरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ गया कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी मैंने बता दिया कि जो हमारी एस रैम होती है ना, वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे भी ये देखो लिखा है, द कैशे मेमोरी इज एस रैम, स्टैटिक रैम बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो डायनेमिक रैम है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो रैम होते हैं उनको डायनेमिक रैम बोलते हैं। और कैशे मेमोरी में क्या होता है कि सबसे पहले स्पीड में पूछा जाता है, तो सबसे नंबर 1 पे फास्टेस्ट रजिस्टर होता है, सेकंड पे होती है हमारी कैशे। तो कैशे के में 3 पार्ट्स होते हैं, L1 L2, मतलब लेवल होते हैं एक तरह, L1 L2 L3। तो जो L1 होता है वो सबसे पास होता है, L2 उसके थोड़ा दूर होता है, और L3 सबसे दूर होता है। और साइज़ पूछेंगे तो इसका साइज़, L1 का साइज़ इससे L2 से कम होता है, L2 का साइज़ L3 से कम होता है, ठीक है। पर जितना मतलब फास्टेस्ट कौन होगा, तो फास्टेस्ट ये होगा, उससे स्लोअर ये होगा, और उससे स्लोअर ये होगा। और कैशे में 2 ऑपरेशन आते हैं, राइट थ्रू, ठीक है, राइट थ्रू और रीड बैक, ठीक है। ऐसे करके 2 ऑपरेशन आते हैं, ठीक है, इनको देख लेना आप। उसके बाद आ गई हमारी मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप में हम क्या करते हैं, मतलब बहुत सारा जो डाटा होता है ना, मतलब एक तरह का ना बैकअप करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, बैकअप करने के लिए बैकअप रखते हैं डाटा का, किसमें, मैग्नेटिक टेप्स में। जो हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, जैसे मतलब कोई भी, जैसे कोई वेबसाइट होगी, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, ये इतनी जितनी भी वेबसाइट है ना, वो क्या करती है, अपने डाटा को मतलब बैकअप रखती हैं। तो बैकअप किस में रखती हैं, वो मैग्नेटिक टेप में रखती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या करता है, मतलब बहुत सारे डाटा को होल्ड करके रखता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीरियल, ठीक है। सीरियल एक्सेस करते हैं हम, ठीक है, डाटा को भी सीरियली डाटा एक्सेस करते हैं, कि मतलब जो भी डाटा होगा वो सीरियली, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का एक एग्जांपल देखना हो तो जैसे हम पुराने घर में हमारे पास वो होते थे, ठीक है, मैग्नेटिक, वो जहाँ पे हम यहाँ पे डिस्क के डालते थे, मैग्नेटिक डिस्क डालते थे। तो वो डिस्क क्या होती थी, ऐसे करके रोल करते थे, ठीक है, वो डिस्क रोल होती थी, और म्यूज़िक वगैरह प्ले होता था। फिर जैसे वो रोल ख़त्म हो जाता था, फिर हम उसको दूसरी तरफ से इंसर्ट करके फिर से वो म्यूज़िक प्ले करते थे, ठीक है। उस तरह के टेप्स होती है मैग्नेटिक टेप्स हमारी। तो और ये किस फॉर्म में चलती थी, सीरियल फॉर्म में, ठीक है, कि मतलब इसी तरह, या फिर इस फॉर्म में चलेगी, ठीक है, सीरियल फॉर्म में, ठीक है, मतलब वन बाई वन ऐसे। जो भी मान लो हमने फर्स्ट सॉन्ग होगा, हमें नेक्स्ट सॉन्ग सुनना होगा, तो हम क्या करते थे, रील को घुमाते थे, उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग को सुनते थे। तो वो क्या होता है, सीरियल मैनर में जो डाटा चल रहा होगा, उसी उसी कारण से उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। आजकल तो कुछ भी नहीं, आजकल तो सीधा ही रैंडमली हम कोई म्यूज़िक पे क्लिक करें तो वो प्ले हो जाता है। पर जो पहले के टाइम जो मैग्नेटिक, जो हमारी डिस्क वगैरह होती थी, तो वो ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करती थी, ठीक है, मतलब उसको
चलाने का काम करती थी। उसके आगे एडवांटेजेस क्या है हमारी मैग्नेटिक टेप की, तो ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती हैं, इकोनॉमिकल थोड़ा, मतलब अदर से इनका जो कॉस्ट होता है ना वो कम होता है मैग्नेटिक टेप का। थोड़ी डाटा को मतलब ईजिली हम क्या बोलते हैं कॉपी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म उसके हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट आ गया स्टैक। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया हमारा स्टैक। तो स्टैक क्या है, इसमें मान लो हमारे पास ये रैम है, ठीक है। तो स्टैक एक ऐसा कंसेप्ट है, वो क्या बोलता है, जैसे स्टैक का एग्जांपल बताऊं तो जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ बुक्स इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बुक वन, ठीक है, ये मेरी बुक वन है, ये टू है, ये थ्री है। अब जब मुझे बुक वन निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये बुक निकालूंगा। पहले नंबर पे मेरी थर्ड बुक निकली, जो मैंने सबसे लास्ट में डाली थी वो मैंने सबसे पहले निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर की बुक निकलेगी, फिर लास्ट में जाके वन नंबर की बुक निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह का क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं स्टैक, कि मतलब एक के ऊपर हम क्या करें, डाटा को रख रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं। तो स्टैक में कई बार पूछा जाता है कि स्टैक कौन सा कंसेप्ट यूज़ करता है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो सबसे लास्ट में डाटा होगा, मान लो कि मुझे नंबर वन का वो बुक चाहिए, तो नंबर थ्री की मुझे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, इसका नंबर टू की, फिर नंबर वन की। तो ये क्या है, लास्ट, मतलब जो लास्ट में इन गई, ठीक है, लास्ट में नंबर थ्री सबसे लास्ट में मैंने डाल ली, और क्या सबसे पहले वो निकल रही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जैसे ये लिखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, ठीक है। और जो स्टैक है वो क्या करने का काम करता है, ये देखो, स्टैक स्टोर द इंफॉर्मेशन टेम्परेरी, ठीक है, जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हम टेम्परेरी डाटा को यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, स्टैक को। उसके बाद आ गया हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, जहाँ पे मतलब ये पूछा था कि बार जो फर्स्ट ऑप्टिकल डिस्क है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो जेम्स रीड असल ने ऑप्टिकल डिस्क में, जहाँ पे आप क्या करते हो, डाटा को स्टोर करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। ये पूछा था किसकी हेल्प से, लेज़र बीम की हेल्प से आप मतलब डाटा को स्टोर करते हो, ठीक है, रीड या राइट करते हो। ऑप्टिकल डिस्क में आ गई हमारी सी डी डी वी डी, ये सारी की सारी किस में आती है, हमारी ऑप्टिकल डिस्क में आती है। और कई बार पूछा था कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी होती है, वो होती है ब्लू रे डिस्क की, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क मैंने बता दिया क्या कहते हैं, डिस्क की फॉर्म में जो डाटा स्टोर करते हैं, एग्जाम्पल बताइए। उसका जो फ्लॉपी होता है, तो जो फ्लॉपी का जो नॉर्मल कई बार पूछा होता है कि वो होती है 3.5 इंचज़ की। ये पूछा होता है कि जो मतलब नॉर्मल साइज़ होता है, तो ये डिफरेंट साइज़ होती है फ्लॉपीज़ की, 5.25, 3.5, ठीक है, वो अलग अलग डाटा स्टोर जैसे मतलब 5.25 इंचज़ डाटा कितना स्टोर करेगी, 1.2 MB, और जो 3.5 होगी तो 1.44 बाइट, ठीक है। ये पूछा जाता है कई बार। उसके बाद बफर हो गया। बफर क्या होता है, मतलब रैम के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक बफर, एक मतलब एक स्टोरेज एरिया ले लेंगे, ठीक है, रैम होगी टोटल, उसमें एक क्या करेंगे, एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन ले लेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ डाटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब टेम्परेरी होल्ड करके रखेंगे किसी डाटा को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बफर्स बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं इसको, बफर को। उसके बाद स्पूलिंग क्या हो गया, ठीक है, जब स्पूलिंग कहता था, प्रिंटिंग बफरिंग इज कॉल्ड स्पूलिंग, ठीक है। प्रिंट मतलब प्रिंटर बफरिंग इसको क्या बोलते हैं, कि जैसे मतलब वन बाय वन कुछ वो करते हैं ना, डाटा को स्टोर करते हैं, उसमें ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। उसके बाद आगे हमारी कंप्यूटर की बसेस। कंप्यूटर की बसेस मैंने बता दिया कि जो मतलब क्या करने का काम करती है, डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तीन तरह की होती हैं, एक हमारी एड्रेस होती है, एक हमारी डाटा होती है, और एक होती है हमारी कंट्रोल, ठीक है। ये बेसिस होती है इसमें हमारे सिस्टम के अंदर। उसके बाद कैशे मैंने बता दिया, दो ऑपरेशन होते हैं कैशे में, ठीक है, राइट थ्रू रीड, ठीक है, और ऐसे तरीके के दो ऑपरेशन होते हैं। और राइट थ्रू रीड बैक हो गया, उसका इसके तीन लेवल होते हैं, L1, L2, L3। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये देख लेना, ऊपर समझाए मैंने। उसका आ गया मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल क्या होता है, ये मतलब सेट ऑफ सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का होता है एक, ठीक है। एक मतलब मान लो मैंने क्या एक सेल कर दिया, ठीक है, तो सेट ऑफ, ठीक है। इसमें मेमोरी सेल में क्या होगा, जितने मेरे जैसे मतलब मैंने अपने सिस्टम के साथ कीबोर्ड अटैच किया, तो यहाँ पे कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा, तो जितने भी हम मेरे मतलब डिवाइसेस इसके साथ मतलब अपने सिस्टम के साथ अटैच होंगे ना, वो सारे के सारे कहाँ पड़े होंगे, मेमोरी सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे MER, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। वो क्या करेगा, जो भी मेमोरी से मेमोरी का जो रजिस्टर मतलब होगा ना, एड्रेस होगा, जैसे मान लो कोई ये मेरी रैम है, ठीक है, इसमें मेरे यहाँ मतलब 1001, 1002, 1003, यहाँ पे मेरे क्या पड़े हैं, कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो
मान लो मेरे प्रोग्राम काउंटर में अभी क्या पड़ा है 1001, तो इसका मतलब जो इसके पीछे वाली इंस्ट्रक्शन होगी वो कहाँ पे पड़ी होगी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास, ठीक है। MAR के पास अभी करंटली क्या वैल्यू पड़ी होगी, 1000, ठीक है। तो 1000 किसके पास पड़े होगा, जो 1000 जो एड्रेस है वो किसके पास पड़ा होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। और जो प्रोग्राम काउंटर है वो मैंने क्या बताया था, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरी क्या है 1001, तो वो किसके पास होल्ड करके रखी होगी, प्रोग्राम काउंटर ने, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के पास क्या पड़ा होगा 1001, ठीक है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो उसने अपने पास रखी होगी। उसके आगे मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है कि जो टेम्परेरी हम क्या करते हैं, जो रजिस्टर का डाटा होता है ना उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर में, ठीक है। बफर का नाम ही क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं बफर को। उसके आगे हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। एक्यूमुलेटर एक स्पेशल रजिस्टर होता है, इसमें ये क्या करता है, जो भी मतलब मैंने एग्जांपल बताया था 20+30 हो रहा होगा एक्यूमुलेटर में, ये एग्जांपल बताता है। ऐड बी का एग्जांपल बताया था। ऐड बी में क्या होगा, मान लो ए में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स कैसे होंगे, नंबर 1 पे ए में ये डाटा मूव होगा, क्योंकि ए क्या एक्यूमुलेटर में क्या करेंगे हम 20 को मूव करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, किसी रजिस्टर, वो बी रजिस्टर के हम क्या करेंगे, बी रजिस्टर के हम क्या करेंगे 30 डाटा ऐड, मतलब मेमोरी से लेकर यहाँ पे 30 मतलब इस रजिस्टर में डालेंगे। और थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में एडिशन, तो ये थर्ड स्टेप होगा ना वो ये होगा ऐड बी से क्या होगा, जो A+B होगा, ठीक है। ए में पहले से डाटा पड़ा है कितना 20, और इसमें कितना है 30, तो 20+30 कितना हो गया 50। तो जो ये 50 आएगा ये फर्दर कहाँ पे स्टोर होगा, जो हमारा ए होगा ना उसी में स्टोर होगा 50 भी, इसको ध्यान रखना। तो ये स्पेशल रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है, ये देखो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होल्ड द डाटा को होल्ड भी करता है, ठीक है। विच इज सिस्टम हैज़ टू ऑपरेट, जिसके ऊपर जैसे मैंने बता दिया ए में 20 डाल दिया, तो वो क्या डाटा जिसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म होना है। उसके बाद क्या करता है इमीडिएट, मतलब उसके बाद क्या करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है, कि जो भी रिजल्ट आया जैसे मतलब 20+30 कितना 50, उसको भी क्या करता है अपने आप स्टोर करके रखता है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, उसको क्या करता है अपने पास होल्ड करके रखता है। उसके बाद आ गई हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। ये कौन सी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक और हम अभी ऑक्सिलरी मेमोरी का कंसेप्ट देख लेते हैं ऊपर। तो जो ये ऑक्सिलरी मेमोरीज होती हैं, तो एक सेकेंड, तो जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क होती है, एक हार्ड डिस्क होती है अब लेटेस्ट चली SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉरी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और ये फास्ट होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। फिर आ गई हमारी फ्लॉपी डिस्क, फिर हमारी CD-ROM, फिर हमारी DVD। तो DVD में जो ये पूछा था कि ज़्यादा स्टोरेज किस में होती है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क में, ये पूछा आता है। उसके बाद ये मेमोरी यूनिट बताई हैं, तो बीटा में बताया 01 होती है, निब्बल 4 बिट्स को हम निब्बल बोलते हैं, बाइट को 8 बिट्स बोलते हैं। 1 KB मैंने कल भी बताया था कि हम इन द फॉर्म ऑफ किलो को क्या बोलते हैं, हम कंप्यूटर में लेते हैं 2 की पावर 10 में। तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, ये तो 1024 बाइट आ गई। उसके बाद MB में क्या आएगा 1024 KB। तो ऐसा ऐसा चलता है, तो लास्ट में क्या आता है हमारा योटा बाइट आता है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने बताया था कल। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब वॉम क्या होता है, मतलब रीड वंस राइट मैनी, ठीक है। एक बार ये पूछा जाता है रीड वंस या फिर रीड मैनी, ठीक है, ये पूछा जाता है कि बार वॉम की फुल फॉर्म पूछी, ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क मैंने अभी पीछे बता दिया, ऑप्टिकल डिस्क वो CD-ROM वगैरह, ये सारी की सारी ऑप्टिकल डिस्क आएंगी। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं बायोस की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIU की बस इंटरफेस यूनिट, ठीक है। CD-ROM की कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सिस्क की पूछी जाती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। एक रिस्क की भी थी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटर, वो लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद डैट की पूछी जाती है डिजिट ऑडियो टेप, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DIMM इंपॉर्टेंट है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉडल। उसके बाद G फ्लॉप्स क्या होता है, गीगा फ्लॉप्स होता है, ठीक है। उसके बाद हिरार्किकल स्टोरेज, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है, इंटर रिकॉर्ड गैप्स। उसके बाद MAR MBR M फ्लो, मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटो ऑप्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। RAID ये पूछा था रिटर्डेंट एरे ऑफ
इनएक्सपेंसिव डिस्क, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसके बाद SASD सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे के सारे एक बार देख लेना। SIMM की पूछी होती है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। और DIMM ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। और USB का तो बताइए, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यहाँ पे एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एक्ट एज द नर्व ऑफ ए कंप्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। विच मेमोरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, और उसको क्या करते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं, मैंने बताया था PROM, ठीक है। इंटरप्ट आर इनकाउंटर्ड बाय, इंटरप्ट किसके द्वारा मतलब एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो हमारी जो CPU है उसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। इनकाउंटर्ड के इंटर का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं एक तरह के। उसके बाद आ गया द फिल इन द ब्लैंक्स, पैरेलल इलेक्ट्रिकल पाथ दैट ट्रांसपोर्ट डाटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी, उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। मेमोरी हैज़ एक्सेस टाइम क्लोज टू द प्रोसेसर स्पीड, उसको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, होल्ड द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी वेयर ऑपरेंड इज स्टोर, तो वो क्या मतलब, मेमोरी में ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। एड्रेस, इसलिए यहाँ पूछा एड्रेस कहाँ पे स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो मैंने बता दिया था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। उसके बाद आ गया बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले फिल इन द ब्लैंक्स फेच्ड फ्रॉम मेमोरी, तो क्या फेच करते हैं मेमोरी से, ऑपरेंड, ऑपरेंड को क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। उसके आगे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग अप, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल हमें पता है सबसे पहले बायोस, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम को बूट अप करने के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें क्या करता है, सारे के सारे इनपुट और आउटपुट सिस्टम को चेक करता है बेसिकली। उसके बाद आ गया वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल, इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो पहला प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 404, ठीक है। विंडोज स्क्रीन, ठीक है, सबसे पहले जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, द मेमोरी साइज इन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड है, इसको हम क्या इसमें एक्सप्रेस करते हैं, MBs में, ठीक है, मेगाबाइट्स में। मेन स्टोरेज को क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और ए फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज दैट प्लग्स अ USB पोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं। EEPROM की फुल फॉर्म क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर सेविंग द प्रोसेस, ठीक है, सेविंग प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी स्टोरेज टू मीडियम, ठीक है। उसके आ गया व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल, वो कौन सी होती है, हमारी रोम। उसके बाद टेम्परेरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। अगर रैम ना दिया होगा तो हम क्या बोलते हैं, बफर भी बोलते हैं। मेमोरी एलोकेशन एट अ रन टाइम इज़ नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और एक होती है कंपाइल टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। फिर आ गया हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि हमारा हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट है, उसको हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रैम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास रैम कम है, तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि जब मान लो मेरे पास रैम 2 GB है और मेरे सिस्टम की स्टोरेज है 1 TB, ठीक है। कहाँ 2 GB और कहाँ 1 TB, ठीक है। तो जी, तो मैं क्या करूँगा, अपनी रैम के साइज़ को इन्हांसमेंट करने के लिए क्या करूँगा, वर्चुअल मेमोरी का मतलब वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं अपने हार्ड डिस्क में से ना कुछ पार्ट को एज अ रैम यूटिलाइज़ करूँगा, ठीक है। 2 GB प्लस मान लो मैंने कर ली 6 GB और ऐड कर ली यहाँ पे, जो ये 6 GB होगी, ये क्या है, वर्चुअल मेमोरी है, जो एक्चुअल में है मेरे पास 2 GB का रैम कार्ड, पर मैं यूज़ कितना कर रहा हूँ, 8 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ। तो जो एक्स्ट्रा 6 GB है वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, जो मेरी हार्ड डिस्क में या स्टोरेज है ना एक्स्ट्रा, उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ एज अ मेमोरी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, कि एक्चुअल में वो मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने जो मेरे पास सेकेंडरी वो है ना मेमोरी, उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसका कुछ पार्ट को यूज़ कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया कि व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ मेमोरी दैट सर्व एज अ टेम्परेरी रिपोजिटरी फॉर डाटा एज इट वेट्स फॉर अ गिवन एक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, कैशे बोलते हैं। तो कैशे मैंने पहले बता दिया कि एक छोटी रेपोजिटरी होती है, इसमें क्या करते हैं, जो हम डाटा को बार बार सर्व करते हैं ना, उसको वो कैशे में स्टोर कर लेता है सिस्टम हमारा। प्रोसेसर क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अ डिवाइस दैट वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, नहीं, इट इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ, ठीक है। तो ये क्या डिवाइस होता है, जो क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है, स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन इन अ मेमोरी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को लेकर आता है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, वो सारे के सारे क्या ऑपरेशन होते हैं, उनको क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है।
फिर इन द ब्लैंक्स मस्ट बी रिफ्रेश, रिफ्रेश किसको हम करते हैं, डायनेमिक रैम को, ठीक है। स्टैटिक रैम को हम रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसमें स्टैटिक रैम को रिफ्रेश नहीं करते हैं। कैश को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक में रैम भी बोलते हैं। उसके बाद यूएसबी किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हमें पता है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी हो गया। और यहाँ पे ऑक्सिलरी भी ठीक है ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसी के नाम है, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी। हाफ बाइट को हम क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी को। इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मवेयर लिखा होता है, बेसिकली फॉर्मवेयर होता है इसमें। मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑफ एप्लीकेशन वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज द टेप इज़, उसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। तो ये मैंने पहले बोल दिया कि हम आजकल म्यूज़िक का एग्जांपल ले लो, पहले हम टेप रिकॉर्डर से क्या करते थे, मतलब सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलते, पहले एक गाना बजेगा, फिर दूसरा बजेगा, फिर तीसरा बजेगा। पर जो रैंडमली क्या होता है, रैंडमली जैसे अभी हम अपने सिस्टम में कहीं भी म्यूज़िक सर्च करें और उसको प्ले कर लें, तो वो क्या है, रैंडमली हम किसी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक टेप में क्या हो सकता है, रैंडमली हम किसी को प्ले नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंसली प्ले करते हैं उसको। उसके बाद आ गया इन अ हार्ड डिस्क जीरो ट्रैक इज, जीरो ट्रैक को क्या बोलते हैं हम, इनर मोस्ट बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जीरो ट्रैक। मेन मेमोरी स्टोर्स, मेन मेमोरी में क्या स्टोर होता है, डाटा, प्रोग्राम और रिजल्ट, ठीक है। ये मेन मेमोरी क्या है, जो हमारी रैम है, पहले बताया कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन डाटा पड़ेगी वो वहाँ पे रैम से लेके सीपीयू में आती है, सीपीयू फिर उसका एग्जीक्यूट करता है, जो भी रिजल्ट आता है वो फर्दर वो रैम में स्टोर करता है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी, या फिर इसको हम बोल रहे हैं रैम। फ्लैश मेमोरी क्या होती है हमारी, पी रोम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज़ टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड, ठीक है। वो मतलब एक बार परमानेंट कहाँ पे होती है, हमारी रोम के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद आगे विनचेस्टर डिस्क इज, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क स्टैक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना, विनचेस्टर डिस्क, ठीक है, विंडोज़ का ये कंसेप्ट है, ठीक है। विनचेस्टर डिस्क किसको बोलते हैं, डिस्क स्टैक को। टिपिकल एक्रोनम ऑफ अ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, वो क्या होती है हमारी, CD रीड राइट, इसको ध्यान में रखना। उसका आगे डाटा गैदरिंग इन अ कंप्यूटर मीन, गैदरिंग करना मतलब लेना, तो लेने का मतलब क्या होता है, फिर इन द ब्लैंक्स दे अलाउ टू यूज़ डाटा, ये डाटा को जो हम गैदर करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है यूज़ डाटा टू यूज़ स्टोर डाटा, ठीक है। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। उसका आ गया हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स स्टोरेज, तो हार्ड डिस्क क्या होती है हमारी, नॉन वोलेटाइल होती है मेमोरी। द प्रोसेस ऑफ यह प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्केलेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हम हार्ड डिस्क से कहाँ पे लेकर आते हैं, जो मेरे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है ना, ठीक है, वहाँ पे लेकर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्केलेशन। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन PC इट स्टोर्ड टेम्परेरी, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, पहले बताया, जो भी काम होता है हमारा रैम में होता है। उसके आगे था फास्टर कोस्टर एंड रिलायबिलिटी, रिलेटिविटी स्मॉल फ्रॉम स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज, वो क्या होती है हमारी, कैशे, ठीक है। फास्ट होती है, कोस्टर होती है और स्मॉल होती है, तो वो कौन सी हमारी, कैशे। द एनालिटिकल इंजन डिवेल्प्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, ठीक है, तो इसका क्या है, काउंटर व्हील। ये मैंने बताया था जब हमने जनरेशन पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि एनालिटिकल इंजन जब डेवलप होता है उसमें कौन सी मेमोरी यूज़ करते थे, ठीक है, वो काउंटर व्हील्स, ठीक है। इसका पूरा था मैग्नेटिक काउंटर व्हील्स को यूज़ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम, रैम, CPU एंड एक्सपेंशन स्लॉट, उसको हम क्या बोलते हैं, जो सारे चीज़ों को होल्ड करके, हम ऑब्वियसली माँ बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता है। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड रैम, ठीक है, CPU और रैम के बीच में होता है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा होता है हमारा, कैशे।
अ गीगा बाइट इज इक्वल टू 1 GB, कितना होगा 1024 MB। उसका आ गया ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू अ ब्लॉक ऑफ अ सेम साइज, उसको हम क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। एस रैम को क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। या कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क, तो वो कितनी होती है हमारी 500 MB। उसके अब बिल्ड इन मेमोरी, उसको हम क्या बोलते हैं, जो पहले से बिल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या करते हैं हम, जो हमारा हार्ड डिस्क का वो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, मतलब यूटिलाइज करते हैं एज अ एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है, एक्स्ट्रा रैम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट बोलते हैं। उसका क्या, बसेज आर कनेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मतलब पूछा कि कितना साइज कितना होता है उसका, ठीक है, कितने मतलब कनेक्टेड बसेज होती हैं उसमें, तो 3 होती हैं। पहले बता दें, एक एड्रेस होती है, एक डाटा होती है, और तीसरी कौन सी होती है, कंट्रोल होती है। हाउ मैनी बिट्स आर यूज इन अ डाटा बस, तो ये कितनी होती है, 8 बिट होती है। और वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट करती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे तो 8 बिट लिखा है ना कि हाउ मेनी बिट्स, ये 8085 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 8 बिट होता है। डिफरेंट करती है, वेरी वेरी डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। द 8085A इज़, ठीक है, ये कौन सा है हमारा, 8 बिट पैरेलल CPU। उसका आगे हमारा द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। उसका आगे टेक्निक ऑफ असाइनिंग अ मेमोरी एड्रेस टू ईच आयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी मैप्ड आयो। तो क्या कहता है, रजिस्टर इन 8085A दैट यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट ऑप कोड टू बी रन इन अ प्रोग्राम। तो वो कहाँ पे होता है, प्रोग्राम काउंटर, जो मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, ठीक है, नेक्स्ट ऑप कोड बोलो या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोलो। उसका आ गया माइक्रो प्रोसेसर CPUs डू नॉट अंडरस्टैंड निमोनिक्स एज दे आर, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू। क्या बोल रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो निमोनिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी मशीन कोड में। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर में मतलब जो इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, ऐड बी, ठीक है, तो ऐड बी वो थोड़ी ना समझेगा, ये नॉर्मल, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो ये A+B, तो कंप्यूटर ये A+B थोड़ा ना समझेगा, वो क्या समझेगा, 0 1 0 1 0 1 को समझेगा। तो वो क्या करेगा, उसको उसको कन्वर्ट किस में करेगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। इसका ये मतलब है कहने का। उसके बाद विच बस इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मैंने पहले पहले बता दिया कौन सी होती है, हमारी डाटा बस होती है। और एड्रेस बस क्या होती है हमारी, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम, ठीक है, तो डाटा और प्रोग्राम के वजह डिफरेंस कौन बता सकता है, वो बता सकता है सिर्फ हमारा माइक्रो प्रोसेसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर, तो वो कौन सा था, हमारा इंटेल 4004, ठीक है। हाइपर थ्रेडिंग किसके रिलेटेड है, वो है हमारी प्रोसेसर के रिलेटेड है, इसको याद रखना, जो हाइपर थ्रेडिंग है किसके रिलेटेड है, प्रोसेसर के। और स्पीड ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था, हर्ट्ज में मेज़र की जाती है। हर्ट्ज में कुछ भी लिखा हो, मेगा लिखा हो, गीगा लिखा हो, वो सारे के सारे वैलिड हैं, ठीक है। इसमें मेज़र की जाती है, वो डिफरेंट करता है, मतलब वेरी करता है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है प्रोसेसर की, कहीं की गीगा हर्ट्ज में होती है, कहीं की मेगा हर्ट्ज में होती है। तो जहाँ पे हर्ट्ज लिखा होगा ना, बेसिक यूनिट क्या है हमारी, हर्ट्ज, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, तो इस माइक्रो प्रोसेसर हम क्या कंप्यूटर भी बना सकते हैं, डिजिटल सिस्टम भी बना सकते हैं, और कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। उसके आगे था, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर पूछा कि कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया था, तो जो हमारी 4th जनरेशन थी ना, वहाँ पे यूज़ किया गया था। अ 32-bit माइक्रो प्रोसेसर हैज़ अ वर्ड लेंथ, ठीक है, 32-bit की पूछा, इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी, तो इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी, 4 बाइट, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे इसको समझ नहीं आएगा ना 32 बाइट, इसमें इसका क्या मतलब है ना, कि वर्ड लेंथ क्या है, कि पूछ रहा है ना, जैसे 32 बिट है, 32 बिट कितने होता है, मतलब 1 बाइट किसके इक्वल होता है, हमारा 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो 32 बिट कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 32। तो कितना उसकी वर्ड लेंथ, वर्ड कितने कितने में होंगे, 4 बाइट्स में होंगे, ठीक है। ऐसे आइए क्वेश्चन। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, ये मैंने बताया था, गोल्ड स्टेन ने, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को इसने इन्वेंट किया था।
गोल्डस्टेन है, ठीक है, हरमन एच गोल्डस्टेन है, इसका नाम याद रखना। उसका आएगा स्पीड ऑफ प्रोसेसर, किस में मेजर करते हैं हम, हर्ट्ज में, ठीक है, ये मैंने पहले बताया बेसिक यूनिट है। व्हाट वाज द फर्स्ट, ठीक है, तो पूछा कि फर्स्ट जो 8 बिट का था वो कौन सा था, 8008, और वो कब इंट्रोड्यूस किया था, 1974 में। द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट, पूछा जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें मैंने पहले बताया 2 पार्ट्स होते हैं, CO और ALU। 1 MB में कितना होगा, 2 की पावर कितना होगा, 20, ठीक है, 2 की पावर 20 कैसा होगा, क्या मतलब इसने पूछा है ना। सबसे पहले क्या है, आपको नहीं लग रहा पता तो आपको पता है ना, क्या बोलते हैं, 1 KB में कितना होता है, 1 KB में कितना होता है, 1024, या फिर इसको आप बोलते हो 2 की पावर 10 B, ठीक है, 2 की पावर 10 बाइट्स बोलते हो ना इसको वहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, 1 MB कितना होगा, 1 MB कितना होगा, 2 की पावर 10 और मल्टीप्लाई मतलब 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये मतलब मैथ्स का ऑपरेशन होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर कितना हो गया, 20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ ए मेमोरी, ठीक है, इसमें पूछा कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया था कि जो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कम यहाँ पे GB है, उससे बड़ा TB है, उससे बड़ा PB है, उससे बड़ा EB है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट चलते हैं। द टर्म हिट एंड मिस, ये किससे रिलेटेड है, कैशे से रिलेटेड है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो किसका होता है, जो हमारी कैश मेमोरी होती है उसका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ रैम, ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ रैम नहीं है, तो SSIM भी होते हैं, SIMM भी होते हैं, ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, और ERAM होता है, इरेजेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और ये SLAP नहीं होता है। और निब्बल इज इक्विवेलेंट टू, निब्बल कितने इक्वल होता है, 4 बिट्स के। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो वो किसका है, कैशे का। और इस यहाँ पे रजिस्टर दिया होता तो यहाँ पे रजिस्टर आना था, क्योंकि रजिस्टर के बाद कैशे आता है, तो नंबर 2 पे हम कैशे पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद आ गया इन फिल इन द ब्लैंक्स मोड वी कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू, तो वो कौन सा होता है, इमीडिएट, ठीक है, इसमें बोला कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेंड के साथ वैल्यू दे सकते हैं, तो उसको हम, ये वो सारी की सारी माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एड्रेसिंग मोड्स आते हैं ये। तो इमीडिएट एक एड्रेसिंग मोड होता है, वो क्या, उसमें ये डेफिनेशन होती है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, द डाटा शुड बी, या फिर डाटा या ऑपरेंड बोलो, ऑपरेंड शुड बी स्पेसिफाई विद इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ ही वो डाटा को स्पेसिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट बोलते हैं। इन 8085 अ टेम्परेरी स्टोरेज होल्ड, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी रजिस्टर क्या होल्ड करके रखता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, टेम्परेरी रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जीक्यूशन, वन ऑफ द ऑपरेंड नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन स्टेटस इन्फॉर्मेशन, तो इसका आएगा टेम्परेरी रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो इसका आंसर ये करेक्ट कर लेना, इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, हमारी CPU होती है, मेन मेमोरी होती है, कैसी, ये सारी की सारी आएंगी, ठीक है, ऑल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली यूज टू इनिशियलाइज कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, सिस्टम हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, द रैम को यूज़ करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। उसके बाद गया वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है हमारी, हमारी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैग्नेटिक कोर हो गया, डिस्क हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक है, तो ये सारी की सारी आती हैं इसमें। उसके बाद उसके बाद ये आ गया, इसका आंसर आ गया फ्लिप फ्लॉप आ गया, जैसे यहाँ पे इसने लिखा वॉलेटाइल मेमोरी। उसका आ गया फादर ऑफ पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड का कौन सा था, डॉक्टर हरमन हॉलेट, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया, मतलब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहाँ पे आया था ये कंसेप्ट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इज द टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, तो वो कौन सा होता है, जो मैंने पहले बताया, सबसे पहले जो रोम के अंदर फर्मवेयर पड़ा होता है बेसिकली, तो वो सबसे पहले फर्मवेयर के अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट की कहाँ से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है वहाँ की उसकी, तो सबसे पहले कौन सा होता है, रोम। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी,
तो रोम इसका एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल का। उसके बाद आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।